कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपको कोई भी सवाल हो आज के विषय को लेकर या कोई भी जिज्ञासा हो तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/वर्गमूल 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/वर्गमूल 2 को गुणा और भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 को गुणा और भाग करेंगे 2 घटा वर्गमूल 3 से, यानी कि 2 जोड़ वर्गमूल 3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/2 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/4 घटा 3, यानी कि 2 घटा वर्गमूल 3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ। पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5 की घात 2 और उनकी घात 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23 की घात 10/23 की घात 7। चौथा प्रश्न है हमारा 7 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17 की घात 7, और 17 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5, यानी कि 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात
p गुणे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि था 5 की घात 2 और उनके घात 7। 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 गुने 5 को 7 बार लिख देंगे जिससे हमें मिलेगा 5 की घात 14 जिसे हम 5 की घात 2 गुने 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारा दूसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है a की घात p की घात q जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ जो कि था 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7 जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 बटे 7 बार 23 जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23 जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात 10 घटा 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ जो था 7 की घात 3 गुने 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7 और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9 जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 जो कि हो जाएगा 63 गुणे 63 गुणे 63 यानी कि 63 की घात 3 जिसे हम 7 गुने 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0 जिसका मान होगा 1। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1 बटे a की घात n जो कि बराबर होगी a की घात घटा n के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 6 की घात 2 का मान होगा 6 की घात घटा 2। उसी प्रकार 1 बटे 11 की घात 5 का मान होगा 11 की घात घटा 5 इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवीं मूल a का जो कि होगा a की घात 1 बटे n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 27 की घात 1 बटे 3। 2 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ जो कि है a की घात m बटे n को हम लिख सकते हैं a की nवीं मूल की घात m और हम इसे a की घात m का nवीं मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति, और आज हम इसका 5वां भाग करेंगे। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं ग्राफ के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है। तो इससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। परंतु आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऊपर के 2 पढ़ने हैं, क्योंकि त्वरण समय ग्राफ जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और इसके बारे में सवाल नहीं आते। तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के 2 ग्राफ पढ़ने हैं। पर ग्राफ पढ़ने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मोशन यानी कि जो गति है वो किस प्रकार की है। तो हम 3 तरह की गति का ग्राफ बनाएंगे। पहला तो है जहां पर जो वस्तु है वो स्थिर होगी, दूसरा जहां पर वस्तु एक समान गति से आगे चलेगी, और तीसरा है एक समान त्वरण जहां पर वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो शुरुआत करते हैं स्थिर से। तो स्थिर में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो वस्तु है वो मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कार थी जो 40 किलोमीटर चली और उसके बाद जाकर रुक गई। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। अब हम ये जानते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल चुकी है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 40 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अब गाड़ी 40 किलोमीटर चलने के बाद रुक चुकी है, तो मतलब दूरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, परंतु समय तो बढ़ता रहेगा ना। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट बीत जाता है, उसके बाद भी जो हमारी कार होगी वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे रहेगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कार तो चल ही नहीं रही। तो यानी कि जो कार है वो उसी दूरी पे रहेगी, परंतु समय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा बनेगी जो समांतर होगी समय के। अगर हम स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाएं तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो ही नहीं रहा क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही, तो उसका वेग क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि वेग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और समय तो फिर भी बढ़ेगा। तो इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के ऊपर होगी। चलिए आप जानते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान गति में पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमारी वस्तु पहले कहाँ पे थी, 40 किलोमीटर पे। मान लीजिए अब वो एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर उतना ही समय और बढ़ेगा तो जितना आगे बढ़ी थी उतना ही और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक समान गति में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 1 मीटर बढ़ी है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही बढ़ेगी। तो इसमें जिस तरह से टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे हमारा जो दूरी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी, यानी कि एक सीधी रेखा जो थोड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर की ओर जा रही होगी, और ये हमें बताता है एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि इसका वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हम जानते हैं कि एक समान गति है, यानी कि गति बदल नहीं रही, या फिर वेग कह लीजिए तो वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा परंतु वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो जैसा कि हमारा स्थिर गति में दूरी समय ग्राफ बना था, ऐसा ही हमारा एक समान गति में वेग समय ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा। तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के समांतर होगी। चलिए देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि है एक समान त्वरण का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी भी 40 किलोमीटर पे है। अब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, परंतु इस बार क्या होगा, अगर उतना ही समय फिर से बढ़ाएं तो वस्तु जितना आगे गई थी इस बार उससे ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वस्तु का त्वरण हो रहा है तो उसकी गति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वस्तु पहले जितना चली थी उससे और ज़्यादा चलने लगेगी, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा होगा। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ होता है एक समान त्वरण का। अगर हम एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ बनाएं तो हम जानते हैं कि त्वरण एक समान गति से बढ़ रहा है,
तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ होगा। अब ग्राफ के ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। तो सवाल ये है कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है दो वस्तु का A और B, और हमसे पूछा हुआ है दोनों में से किसका वेग ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने बराबर दूरी तय करी है, परंतु B को इस दूरी को तय करने में A से कम समय लगा है। तो क्योंकि उसे कम समय लगा है, यहाँ पर जो B है उसकी वेग ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गतिज 3 समीकरण हमने पहले पढ़े थे उन्हें ग्राफ से कैसे निकालना है। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, परंतु अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वेग और समय के ग्राफ से ही हम गतिज समीकरण तीनों के तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु थी जो u वेग से जा रही थी, बाद में उसका वेग v हो गया, कुछ एक्सेलरेशन लगा, इसमें कुछ टाइम लगा और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था a से b, जिसे हमने s नाम दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब टाइम 0 था तो वस्तु का वेग कितना था u। तो मान लीजिए वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ था। अब वेग आगे जाकर बढ़ गया, परंतु वेग बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा और थोड़ा सा वेग बढ़ा। तो ये हमारा AB हो गया। अब यहाँ पर जो समय लगा है वो है O और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहेंगे T। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मोशन है ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर चलिए इनको नाम दे देते हैं जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से बता सकें। ये हमारा हो जाएगा U, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा V, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं C और इस वाले को कहते हैं D। और एक पॉइंट और जान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इस ग्राफ के एरिया से हमें दूरी का पता लगता है। चलिए इस ग्राफ को अब रखते हैं साइड में और निकालते हैं गतिज समीकरण ग्राफ की मदद से। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की परिभाषा देखेंगे। तो उसकी परिभाषा थी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अब यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन में t नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारा डाटा कहाँ से लेना है, ग्राफ से। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर हमारा अंतिम वेग है b से d तक की दूरी, तो bd माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है, o से a तक की दूरी, और समय कितना है, o से d तक की दूरी। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो हमें जानते ही हैं कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था। t को ले जाएंगे a की तरफ और u को ले जाएंगे उसी तरफ, हमें पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर में u प्लस में at। चलिए अब निकालते हैं दूसरा समीकरण, परंतु हम जानते हैं दूसरे समीकरण के लिए हमें s चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा दूरी, और दूरी किससे निकलती है, इस ग्राफ के एरिया से। अब हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ में दो शेप हैं, पहला तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो कि है ACDO। तो अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस जो कि है AC इंटू में हाइट जो कि है BC, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी AO गुना में ब्रेथ हो जाएगी OD। अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी T, BC की वैल्यू हो जाएगी B माइनस में U, AO की वैल्यू हो जाएगी U और OD की वैल्यू हो जाएगी T। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस V माइनस U की वैल्यू पुट करेंगे। तो V माइनस U की वैल्यू किससे हम निकालेंगे, हमने अभी अभी जो समीकरण निकाला था V बराबर में U प्लस AT, उससे U को हम ले आएंगे V की तरफ, तो V माइनस U कितना आ जाएगा, AT। अब इसको डाल दीजिए V माइनस U की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, S बराबर में हाफ गुने में T गुने में AT प्लस में U इंटू में T। तो यहाँ पर AT और T मल्टीप्लाई होने पे AT स्क्वायर मिलेगा और प्लस में U और T मल्टीप्लाई होकर UT मिलेगा। अब अगर आप हाफ AT स्क्वायर प्लस UT लिखे या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बात तो वही है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल ही करेंगे, परंतु इस बार हम क्या करेंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग एरिया ना निकाल के
इस बार हम पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दोनों साइड को जोड़ देते हैं और हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला साइड है AO और दूसरा साइड है BD और हाइट कितनी है इसकी OD। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से। AO की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है V और OD की वैल्यू है T। अब T की वैल्यू क्या थी, V माइनस U अपॉन में A। हमने इक्वेशन में भी क्या किया था, इससे सॉल्व किया था जब हमने T की वैल्यू डाल दी थी। तो यहाँ पर भी हम T की वैल्यू डाल देंगे। S बराबर में हाफ U प्लस V पहले से था और T की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U अपॉन में A। नीचे से 2A को हम ले जाएंगे S की तरफ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, U प्लस V गुने में V माइनस U। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B गुने में A माइनस B का फॉर्म बन रहा है, जिससे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता था। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2AS बराबर में V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना ग्राफ और उसके बाद हमने जाना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आप अपनी NCERT के गति वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में और उसके बाद हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए, एक समान त्वरण। ऑप्शन बी, एक समान गति। ऑप्शन सी, असमान त्वरण। ऑप्शन डी, असमान गति। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए, एक समान त्वरण। ऑप्शन बी, एक समान गति। ऑप्शन सी, असमान त्वरण। ऑप्शन डी, असमान गति। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ के अनुसार किसकी गति ज्यादा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी। ऑप्शन सी, ए और बी की गति बराबर है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ से दूरी का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक्स अक्ष। ऑप्शन बी, वाई अक्ष। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या है। ऑप्शन ए, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, ऋणात्मक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। यह है एक बहुपद, इसमें पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे पद में x पर कोई घात नहीं है यानी कि 1 तथा चौथे पद में घात है 5। अगर हम इस घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 1, 2, 3 तथा 5, यानी इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, यानी इस बहुपद की घात है 5। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखिए। 2x जमा 1 घटा 4x जमा 6, 2 घटे में 3x, 2/3x माइनस का 1
तो आप देख सकते हैं इन सभी में x की घात 1 है, यानी ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण x का वर्ग जमा 2x जमा 1। यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घटा 4x जमा 6 माइनस 2x का वर्ग एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार 3x का वर्ग घटा 2 घटा 3x एक द्विघात बहुपद है। अब देखते हैं px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे हम pk से निरूपित करते हैं, यानी px एक बहुपद है और अगर मैं px में हर एक x की जगह पर k को प्रतिस्थापित करूं तो जो मान आएगा उसको हम कहते हैं px का x बराबर k पर मान और इसको हम pk से निरूपित करते हैं। बहुपद px का शून्य। ऊपर वाले परिभाषा में अगर pk का मान शून्य आ जाए तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा देखी है, तो अब हम देखते हैं कि एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए पहले हमें उस बहुपद का ग्राफ बनाना होगा। तो जैसे इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x जमा 3 का है, यानी जो बहुपद है वो x में है, इसीलिए इस बहुपद का वक्र x एक्सिस को यानी x अक्ष को जहां पर कट करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी इस बिंदु पर यह वक्र x एक्सिस को कट करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है -3/2, 0। तो इसमें जो x का निर्देशांक है वह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, यानी इस बहुपद का एकमात्र शून्यक है -3/2। और क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक जगह पर x एक्सिस को काट रही है, इसलिए सिर्फ एक शून्यक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें भी बहुपद x में है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कहां पर कट करती है। तो आप देख सकते हैं ये वक्र x एक्सिस को दो जगहों पर कट करती है, यानी इसके दो शून्यक होंगे। अब वो बिंदु कौन से हैं? तो ये दोनों बिंदु हैं जिसके निर्देशांक है -1, 0 और x का मान है -1, यानी एक शून्यक तो इसका हो गया -1। दूसरे शून्यक की बात करें तो दूसरी बिंदु के निर्देशांक है 4, 0 जिसमें x के निर्देशांक है 4, यानी दूसरा शून्यक है 4। तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वक्र है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आशा है आपको बने हुए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या तथा शून्यक का मान निकालना समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो 5वीं अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहाँ पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण
कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है, क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। बेटा बेटा ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ अब अंदर चलो ना माँ। क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो।
माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ वो आज से मेरा महीना शुरू हो गया बेटा। माँ अभी दर्द वर्द नहीं है। आंगनबाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहेली भी उन्होंने ही दी है। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या नाक के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। लेकिन इसका पहेली से क्या लेना देना? हाँ, हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता। अरे हाँ, यही तो है इसका जवाब। हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे 3 चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक साफ सफाई, दूसरा रख रखाव और तीसरा निपट निपटाव। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में 3 बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रख रखाव के बारे में। इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छू मंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखे माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात, कपड़े के निपट निपटाव की। इस्तेमाल किए कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। अच्छा ले, अंदर जा। माँ, अब मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहाँ से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन,
बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सैयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे।
यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।